So hi guys, welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. तो फाइनली ये सारे NEET 2025 वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंप्लीट 1 year plan to conquer 360 on 360 in the biology. सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है. नीट 2021 में मैंने खुद 360 और 360 बायोलॉजी में स्कोर किया था, तो मुझे लिटरली A to Z मालूम है कि क्या आपके बायोलॉजी में आ सकते हैं. मैं भी एक ड्रॉपर था, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ रफली 280 आए थे बायोलॉजी में, एंड मैंने मिनिमम मॉक टेस्ट में एकदम इनिशियल 11th में मेरे ऐसे भी टाइम थे जब मैं 100 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाता था बायोलॉजी में. तो मुझे तो लिटरली एकदम 0 to 100 मालूम है क्या क्या इंसान गलतियां कर सकता है जिनके बायो में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे. तो अगले 10 मिनट के लिए आप सब कुछ साइड में रख के सिर्फ जो मैं अच्छे से कह रहा हूँ आप ध्यान से सुन लेना. आप चाहे ड्रॉपर हो, चाहे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, ये वीडियो जो कॉमन सब्जेक्ट वाला मैं बनाने वाला हूँ सब पे अप्लाई होने वाला है. तो अगले 10 मिनट के लिए मेरी बातें ध्यान से सुना. लिटरली आपको बात 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद ही आपको अपने सारे फ्लॉज मालूम पड़ जाएंगे कि आप क्या गलत कर. बार बार नहीं कहूंगा, जैसे मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस में कहा कि एनटीए पूरा 100% पेपर एनसीईआरटी से बनाने वाला है, तो मैं आपको सारी एडवाइसेस एनसीईआरटी के डिस्ट्रिक्ट में रह के देना चाहूंगा. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट आर द स्टेप्स टू कॉन्कर एक चैप्टर. आपको कोई भी एक चैप्टर को कंप्लीटली नीट वाइज कैसे आपको प्रिपेयर करना है. सबसे पहले कि आपको लेक्चर्स देखने ही देखने. अगर आप ड्रॉपर हो जिसने ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे चैप्टर के लेक्चर्स देख लिया, आपका कोई चैप्टर ऑलमोस्ट 70-80% स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए अप्लाई नहीं होता. आप लेक्चर्स मत देखो, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ना चालू करो, आपके लिए परफेक्टली फाइन रहेगा. वो बच्चे जिनका कोई वो चैप्टर उन्होंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं है या ऐसे बस ऊपर से रीड करके नीट देने चले गए थे, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो जो जस्ट चैप्टर चालू करे, तो लेक्चर देखना तो बहुत जरूरी है. बिना लेक्चर देखे कोई भी एनसीईआरटी मत पढ़ना. एनसीईआरटी दिखती ऐसी कि बहुत आसान होगी, लेकिन आसान नहीं होती. आप जब तक लेक्चर देखोगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको डिफरेंस लिटरली फील होगा. तो बिना लेक्चर देखे तो कोई भी चैप्टर कभी चालू मत करना. लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है कि डिटेल नोट्स बनाने की एनसीईआरटी पढ़नी है. मैक्सिमम डाउट मेरे यही रहता है, तो हमेशा कहता हूं रफ नोट्स बनाओ. आपको एक्चुअली सजा के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज एट द एंड आपको पढ़ना तो पूरा एनसीईआरटी से ही है, और पूरी एनसीईआरटी में एक नोट्स बनाओ वो बहुत ही ज्यादा गधा मजदूरी वाला काम है. तो एक रफ नोट्स बनाया करो. जो भी आपको, जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक एनसीईआरटी में दिए गए, तो आप इनका नोट्स बना लो अच्छे से एक रफ में ऐसे करके, और अपने वो एनसीईआरटी वाले नोट रफ नोट्स को, जैसे ट्रांसलेशन जो भी पेज पे दिया वहां पे वो नोट ऐसे स्टेपल आउट कर लो, कुछ भी कर लो, ताकि आप अगर एनसीईआरटी ना समझ पा रहे हो तो अब एक बार वो नोट्स पढ़ो, आपको मालूम पड़ जाए ओके हाँ ये स्टेप था, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में एनसीईआरटी में लिखा, अब मैं समझ गया. ओके, इसलिए आपको एक डिटेल नोट्स नहीं बनाने. जैसे ही आपने नोट्स बना लिया, आपको रीड करनी है अपनी एनसीईआरटी. मिनिमम 3 बार रीड करनी है, मैक्सिमम 5 टाइम्स रीड करनी है, बस इससे ज्यादा नहीं. आप 2 बार में भी मत सिर्फ हार मान लेना, 5 बार से भी ज्यादा अभी मत पढ़ना. अभी मेरे को सही तरीका बताने दो. मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ो, मैक्सिमम 5 टाइम्स पढ़ो, और पूरा एम्फेसाइज मत करो कि मुझे ये 3 से 5 बार जो मैं जस्ट लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ा मुझे पूरी एनसीईआरटी याद हो जानी चाहिए. नहीं, आगे मैं आपको और बताऊंगा कैसे आपकी मेमोरी और स्ट्रांग होगी. अभी 3 से 5 बार पढ़ो, 70-80% जितना याद होगा उसके साथ सेटिस्फाइड रहो. अब आपको सॉल्व करने मिनिमम 100 to 150 एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू. इससे कम एमसीक्यू चलेंगे ही नहीं. आपको पर चैप्टर 100 to 150 एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. अब वो एमसीक्यू सॉल्व करते समय जो आपका पार्ट मेमोराइज हो गया वो तो आप अच्छे से कर लोगे. जो नहीं सॉल्व हो रहा होगा, लिटरली बहुत आसानी से एकदम हिंट या सोल्यूशन खोल के आंसर मत देखना, तुरंत एनसीईआरटी खोल के मत देखना. एम्फेसाइज करना अपने ब्रेन को कि यार इसका आंसर क्या था. अगर मान लो मेमोराइज नहीं आ रहा है, वो पेज याद नहीं आ रहा, वो टॉपिक याद नहीं आ रहा, तो भी एजुकेटेड गैस मारो. वो ऑप्शंस को काटो जो शायद 100% गलत है, और फिर आप जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो उसमें एजुकेटेड गैस मारो. हार मत मानो कि वो प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, चलो बुक खोल लेता हूं, चेक कर लेता हूं. नहीं, ऐसी तो आपकी मेमोरी डेवलप होगी. आप ऐसे कर करके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन किए होंगे, फिर मान लो आपने चेक किया तो बहुत सारे रॉन्ग गए होंगे, बहुत सारे करेक्ट गए होंगे. आपको पता चलेगा ओके चलो अब आपने जब सब सॉल्व कर लिया है, तो डाउट सॉल्व करने बैठो अपने टीचर के साथ. जब आप डाउट सॉल्व करोगे टीचर के साथ, तो सबसे पहले आप डाउट की वजह से आपको याद आ जाएगा ओके यार ये वो चैप्टर था, ये वो टॉपिक था, ये वो लाइन थी जो मैं भूल रहा था, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस समय कर नहीं पाया. आपके कुछ नए डाउट्स भी और क्लियर होंगे, कोई और कॉन्सेप्ट नई भी तरीके से सीखोगे. अब अपनी इतनी आप पे हार्ड वर्क कर लेना. अब एक या 2 बार एनसीईआरटी और पढ़ो. अब आपको लिटरली रियलिटी में आपको पता चलेगा ओ मैंने अपने आप पे लिटरली काम किया, मेरे को सारा 100% एनसीईआरटी पूरा अच्छे से याद है. बिकॉज आप फर्स्ट टाइम में पूरा याद कर रहे होते हैं ना, तब आपसे याद नहीं होता. बिकॉज हम अपनी गलतियों से जैसे याद करते हैं ना, वो हम ऐसे डायरेक्टली फ्रेशली याद करने जाओ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता. और जब आप 100 to 150 एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करो, उसमें पीवाईक्यू इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए. पीवाईक्यू शुड ऑलवेज बी सॉल्व्ड एट द लास्ट. वो आपका एक मिनी टेस्ट की तरह होना चाहिए, आपका एक पर्सनल टेस्ट होना चाहिए कि आप पुराने साल के क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं. तो आपने डाउट सॉल्व कर ली, एक बार वापस 1-2 बार एनसीईआरटी रीड कर ली. अब आपको करने सॉल्व पीवाईक्यू सॉल्व करो एक टेस्ट की तरह. कीप योर फोन असाइड, कीप योर ऑल द बुक्स असाइड. एक खाली ओएमआर शीट लेके बैठो जिस पे आप एनसर्कल कर सको. इससे आपकी एनसर्कलिंग की भी प्रैक्टिस पूरे साल बाय साल होती रहेगी. और आप अपने पीवाईक्यू सॉल्व करो टाइमर लगा के, जैसे आप नीट में सॉल्व करने वाले हो. पीवाईक्यू आप कितने अच्छे से सॉल्व करो वो आपका टेस्ट रहेगा कि आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है.
एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट जिनके पास एक परफेक्टली ऑफलाइन पीवाईक्यू बुक नहीं है, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस टू ओसवाल बुक, जो लिटरली 100% ट्रस्टेड ब्रांड है। मैंने ऑलरेडी काफी रिसर्च के बाद मैं बुक पे आया हूँ कि मैं आप लोग को रिकमेंड कर सकूँ। तो सबसे पहले तो जैसे मैं अभी बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो मैं आपको बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। सबसे पहले 100% अपडेटेड और न्यू सिलेबस के हिसाब से पूरी बुक आपकी प्रिपेयर की गई है। एंड ये सिर्फ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू नहीं है, या नीट के पेपर नहीं दे दिए गए, सब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और उसके अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है। तो लिटरली आप एक सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर उसके नीचे आप जो उसके एमसीक्यू बेस्ड हैं वो अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। एंड हिंट्स एंड सॉल्यूशन बहुत ही प्रॉपर्ली और बहुत ही अच्छे और इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। और हर चैप्टर के चालू होने से पहले जो मैंने कहा कि टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दिया, उससे पहले आपको फ्लो चार्ट भी मिलेगा जो पूरे चैप्टर को समराइज कर देगा। तो इन शॉर्ट अगर आप माइंड मैप से शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हो तो आप इसको भी आराम से रेफर कर सकते हो। एंड बुक के स्टार्टिंग में आपको एक पहले ट्रेंड एनालिसिस देगी गई है सारे चैप्टर की, जिसके वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करो। पहले आप खुद भी देखो कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के भी सबसे ज्यादा चांसेस है, इसलिए उन चैप्टर पे तो सबसे ज्यादा फोकस। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, जस्ट गो एंड बाय दिस अमेजिंग पीवाईक्यू बुक एंड लेट मी नो द रिव्यू आपको बुक कैसी लगी। ना अब अपने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया, आपको नए और टॉपिक्स के बारे में मालूम पड़ा होगा। आप देखोगे कि आज से 6-7 साल पहले आपको कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिले होंगे, उसको देख के डिमोटिवेट मत हो जाना और उसकी वजह से आउट ऑफ एनसीईआरटी प्रिपरेशन चालू मत करना। आपको सिंपली पीवाईक्यू में जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल रहे हो, अपने एनसीईआरटी में कहीं एक कलरफुल पेन से स्टिकी नोट से अपने लिख लो, या जो भी अच्छे आपको क्वेश्चन थे, भले एनसीईआरटी के थे लेकिन बड़े डीप कंसेप्ट बेस्ड थे, उनको भी अपने एनसीईआरटी में लिख लो। तो इसके बाद देखा जाए तो आपकी एक एनसीईआरटी बहुत प्यारी सोर्स है, बहुत ही बेस्ट सोर्स बन चुकी है। आपने रफ नोट्स भी लगा लिए, आपने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उससे भी आपने जो डाउट सीखा वो भी आप लर्न कर चुके हैं, अपने पीवाईक्यू से भी जो इन्फॉर्मेशन मिली आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। बस बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड बहुत ही फाइन प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी चैप्टर वाइज, अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे। इसके अलावा आपको कुछ फॉलो करने की लिटरली जरूरत नहीं है। एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो आई वुड लाइक यू टू से कि आप लोगों को कंफ्यूजन थी 11th करें भैया कि 12th करें, ऑल दैट कोई कंफ्यूजन रखो मत। आपको जिससे चालू करना आप कर सकते हो, 11th से भी चालू करो वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, 12th से भी चालू करो वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है मेरी वीडियो का, आपको पूरा ट्रेंड एनालिसिस बताने वाला हूं, वो आपको सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेगा, बिकॉज मैंने लिटरली बहुत ज्यादा पेपर को एनालाइज करके पूरा अपना बनाया हुआ है। एंड लिटरली थोड़ा ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस कहूं तो 12th के साइड शिफ्ट था ओवरऑल बायोलॉजी का एज कंपेयर टू 11th के साइड, बट दैट डजंट मैटर। क्वेश्चन तो 11th से भी आता है और हमें तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मैटर करता है सिलेक्शन करने के लिए। तो आप कहीं से भी चालू करो, उससे फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ 12th के साइड एम्फेसिस ज्यादा था, वो मैं आपको बताना। सबसे पहले अगर मैं पूरे बायोलॉजी को डिवाइड करूं बॉटनी और जूलॉजी में, तो आपके 100 में से बॉटनी में आए थे 59 क्वेश्चन, आपके जूलॉजी में आए थे 41 क्वेश्चन। ऑफकोर्स इससे कुछ आपको आइडिया लगाने की जरूरत नहीं कि आप जूलॉजी छोड़ना चालू कर दो या बॉटनी बहुत पढ़ना चालू कर दो। बस अपने माइंड में रखना कि हर बार 50-50 वेटेज नहीं होता, इस बार बॉटनी को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था एज कंपेयर टू जूलॉजी। ओके, अब आ जाते हैं बॉटनी में। तो बॉटनी में 12th क्लास से सबसे ज्यादा पूछा गया था, विच वॉज अराउंड 56%, एंड बाकी का जो था आपका 11th का था। एंड जूलॉजी में आपका 11th क्लास का ज्यादा वेटेज था, दैट वॉज नियरली 66%, बिकॉज जूलॉजी में पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है इसलिए। ओके, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बॉटनी जो लिटरली आपको बहुत अच्छे से करने, पहले तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों बता रहा हूं वो मैं बता देता हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको बस ये चैप्टर करने और जो इंपॉर्टेंट मैंने नहीं बोले उनको छोड़ देने, नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए गए हैं, और जो चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए रहते हैं उनको एनटी ऐसे डिवाइड करता है कि अगर मैं इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो 3 ईजी पूछना, 2 डिफिकल्ट पूछना। अगर मैं 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो 2 डिफिकल्ट पूछना, 2 ईजी पूछना। अब जो चैप्टर से आना ही क्वेश्चन है वो कभी एंटी डिफिकल्ट बनाता ही नहीं है, इसलिए ये जो चैप्टर्स का मैं नाम लूंगा ना बॉटनी के, उनको लिटरली बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इन्हीं चैप्टर से एक्सपेक्टेड है। वो चैप्टर कौन कौन से? सबसे पहले आपका मॉर्फोलॉजी क्लास 11, बायोटेक्नोलॉजी के आपके दोनों चैप्टर, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो दोनों चैप्टर है वो, फिर आपके सेल के दोनों चैप्टर, नॉट बायोमोलिक्यूल्स, वो जूलॉजी में आता है। ओके, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिए ना, इनको लिटरली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि लिटरली 4-5 क्वेश्चन पिछले 2 साल से हर बार आ रहे हैं, जिसमें से 3 ईजी आ जाते हैं और 2 डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो इसलिए अब मैं आपको बताता हूं जूलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगेन मेरा डिस्क्लेमर वही है कि आपको बाकी के चैप्टर छोड़ने नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे टफ क्वेश्चन पूछने की भी हाई चांसेस है अगले साल भी। वो चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, आपका एनिमल टिश्यू, आपका इवोल्यूशन, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपका बायोमोलिक्यूल्स। इस साल 6 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स से आए थे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड ह्यूमन हार्मोन्स। ह्यूमन हार्मोन्स मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, आपका लास्ट चैप्टर। तो ये चैप्टर है जिनको आपको लिटरली जितना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, जितना एनसीईआरटी में डेप्थ जा सकते हो, थोड़ा बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकते हो, अपने आपको रोकना मत, बिकॉज ये चैप्टर लिटरली देखा जाए ना तो आपके एमबीबीएस में भी बहुत काम आने वाले। इसलिए मैं शायद दे सकता हूँ कि सारे चैप्टर जो आपका फ्यूचर में ज्यादा काम आ सकता है उस पर एनटी ज्यादा क्वेश्चन बना रहा है। अगर बच्चे डिटेल में थोड़ा बहुत ये टॉपिक्स और ये चैप्टर से पढ़ भी रहे, दैट्स कंप्लीटली फाइन।
तो ये आपको ट्रेंड एनालिसिस मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दी, 11th और 12th में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया, बायोलॉजी पूरा 100% आपको कौन से तरीके से करना है मैंने वो भी बता दिया, एंड एट द एंड मैंने आपको बेस्ट PYQ का सोर्स भी बता दिया। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे लिए वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑन देम। आजकल थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर आप कॉमेंट सेक्शन, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो आप कॉमेंट में भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।